जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित इस नौका विहार शीर्षक के अंतर्गत यह 5वां छंद। तो आइए हम आपको लिए चले इस 5वें छंद की तरफ। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं से खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि, सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लगी से ले सहज थाह, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। कवि सुमित्रानंदन पंत गंगा नदी में अपनी नाव को लेकर उतरे और जब गहराई में पहुंचे तब उनकी नाव का भार प्रतनु हो गया, अर्थात कम हो गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई वस्तु जब गहरे में उथले से गहरे में ले जाई जाती है, तैरने वाली वस्तु, तो उसका भार कम हो जाता है। अच्छा, तब आगे क्या किया? कवि ने पतवार को घुमाया, उस डांड को घुमाया जिससे नाव को चलाया जाता है, खेया जाता है, उस लग्गे को घुमाया और नौका घूमी विपरीत धार, उनकी नाव जल के विपरीत धारा में मुड़ गई। डांडों के चल करतल पसार, उस गंगा के शांत जल में डांडों को चलाने के कारण फेन स्फार उठ रहे थे, झाग उठ रहे थे, पानी के बुलबुले खूब सारे उठ रहे थे। क्या एक ही डांड चल रही थी? ना, बहुत सारी डांडें चल रही थी, बहुत सारी नावें चल रही थी, जिनके कारण उस शांत जल में बहुत सारे फेन, बहुत सारे झाग उठ रहे थे। उनको देखने से ऐसा मालूम होता, ऐसा आभास होता जैसे वे जो डांडे हैं अपनी करतल को पसार कर, अपनी हथेलियों को फैला कर फेन स्फार, झाग रूपी मुक्ता फल को भरकर, मोतियों को भरकर, देखो झागों को क्या बता दिया गया है, झाग उठते हैं और फिर बुझ जाते हैं, निशांत हो जाते हैं, वह बुलबुले खूब सारे उठते हैं और फिर बुझ जाते हैं। उनको बता दिया गया कि मोती हैं, उनको ये जो डांड है वो अपनी हथेलियों में भर लेती है और फिर क्या करती है? बिखराती जल में बिखरा देती है, जल में बिखरा रही है, ऐसा मालूम होता। अच्छा, एक चीज बताओ, इसको ये मोती मिले कहाँ? मोती मिलते कहाँ से हैं? हार से मिलते ना, माला से मिलते ना। तो माला को तोड़ दिए, कौन से माला को तोड़ दिए? तार हार, तारों रूपी हार को तोड़कर, तारों रूपी हार को तोड़कर जल में बिखरा रही हो, ऐसी वो लहरें लग रही थी। चांदी के सांपों सी रलमल, उस शांत जल में क्या होता है? चांदी के सांपों से वो लहरें झिलमिला रही, चंचलता धारण कर रही हैं। उनको देखने से ऐसा मालूम होता जैसे चांदी के सांप रेंग रहे हों। क्या है? चांदी के सांप रेंग रहे हों। नाचती रश्मियां जल में चल, और चंद्रमा की जो चंचल किरणें पड़ती थी उसमें, उन लहरों के हिलने के कारण वे जल में नाचती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसी नाचती हुई प्रतीत होती हैं जैसे, उनको देखने से ऐसा मालूम होता है जैसे उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खींची जा रही हो। आगे देखो, लहरों की लतिकाओं में खिल, उन लहरों की चंचलता के कारण, उन लहरों के हिलने के कारण, उन लहरों के कारण सौ सौ शशि, एक शशि, एक चंद्रमा, शशि मतलब चंद्रमा होता है, चंद्रमा सौ सौ शशि, सौ सौ बनकर, सौ सौ चंद्रमा बनकर, और फिर सौ सौ उड, एक एक उड मतलब एक एक तारा, सौ सौ तारे बनकर झिलमिला रहे हो, ऐसे प्रतीत हो रहे थे। मतलब वो ऐसे झिलमिला रहे थे, उनको देखने से ऐसा आभास होता था कि जैसे लहरों रूपी लताओं में, अब देखो लहरों को लता बता दिया गया है, लहरों को बॉडी बेल बता दिया, जैसे लहरों रूपी बेले क्या हो गई हों? फेनिल, फैले फूले जल में, जैसे फेन रूपी यानी झाग के रूप में फल फूल उठी हो। कौन? लहरों रूपी लताएं झाग के रूप में फल फूल उठी हो, यानी झाग जो थे वो फल फूल थे, ऐसा मालूम होता है। अब उथला सरिता का प्रवाह, कवि ने
अब किनारे जाना चाहा तो क्या हुआ, अब उथला सरिता का प्रवाह अब उथले जल की ओर यानी किनारे की ओर जब चलने लगा तो सरिता का प्रवाह, नदी का प्रवाह कम हो गया, उसके जल का प्रवाह कम होने लगा। और लग्गी से ले ले सहज था, कवि ने लग्गी से उस जल की गहराई का अनुमान लगाते हुए, कवि अपनी लग्गी से जल के गहराई का अनुमान लगाते हुए हम बढ़े घाट को सहोत्साह, घाट की ओर मतलब किनारे की ओर उत्साह और आनंद पूर्वक बढ़ने लगे। कभी कौन बढ़ने लगे, कवि पंत जी बढ़ने लगे। आइए इसको एक बार फिर देख लेते हैं, फिर दोबारा देखने की कोई जरूरत नहीं, नो टेंशन, है ना। आइए देखते हैं, यहाँ पर बताया गया जब कवि ये सुमित्रानंदन पंत जी अपनी नाव को गंगा के अथाह जल में लेकर पहुंचे तब इनकी नाव का जो भार था वो बहुत हल्का हो गया। ये वैज्ञानिक सत्य है, वैज्ञानिक लोग भी यही मानते हैं कि जब कोई वस्तु अथाह जल में ले जाई जाती है या अधिक तरल में ले जाई जाती है तो उसका भार कम मालूम होता है, कम पड़ जाता है। अच्छा, तो उसका भार भी कम हो गया। इधर कवि ने अपनी डांड को घुमाया, अपने लग्गे को घुमाया, उस नाव को उस तरफ मोड़ दिया जिस तरफ से जल आ रहा था, यानी जल की विपरीत धारा में मोड़ दिया। फिर क्या हुआ, जब मोड़ दिया तब और चंचलता धाड़ करने लगा। कौन, जल चंचलता धाड़ करने लगा, लहरें उठने लगी। दूसरी बात क्या है, उस वहां पर केवल यही नाव लिए नहीं घूम रहे हैं, विहार नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग अपनी नाव को लेकर विहार कर रहे हैं, जिसके कारण उस शांत जल में भी, शांत होता हुआ जल, वो शांत है जल, फिर भी उसमें लहरें उठ रही हैं। वे लहरें ऐसे उठ रही हैं कि उन डांडों के चलाने से लहरें उठ रही हैं। अब देखिए डांडों की क्या बताएगा, वो जो पतवार जिससे खेया जा रहा है उसको क्या बताएं, कहा गया है उन डांडों के संचालन से, उन डांडों के चलाने के कारण बहुत सारे झाग उठ रहे थे, बहुत सारे पानी में बुलबुले खूब उठ रहे थे और शांत हो रहे थे। उनको देखने से ऐसा मालूम होता था जैसे डांडे जो हैं वे अपनी हथेलियों को फैलाकर, डांडों को कोई हथेली होते लेकिन मान लिया गया जैसे अब जैसे आदमी नहीं है हाथ लगाता है तो फिर वो किसी चीज़ को बिखेरना हो तो हाथ से तो बिखेरेगा, बिखेर सकता है, ठीक वैसे यहाँ पर डांडों को बता दिया गया कि वो अपने हथेलियों को फैलाकर, अब नीचे वही तो जाती है डांडे, अपनी हथेलियों को फैलाकर झाग रूपी जो मोती हैं उनको उनमें भरकर, किसमें, अपनी हथेलियों में भरकर, यो हथेलियों में भरकर हार, तारों रूपी हारों को तोड़कर उस जल में बिखरा रही हो, ऐसे मालूम होता है। आगे क्या बताया गया है, वो चंचलता धारण कर रही है लहरें, उन लहरों की चंचलता धारण करने के कारण वो मालूम होता है जैसे वे चांदी के सांप रेंग रहे हैं। और आगे फिर चंद्रमा की किरणें उस जल में पड़ रही हैं, उन चंद्रमा की किरणें जो चंचलता धारण कर रही हैं लहरों के कारण, वे ऐसी मालूम होती जैसे वे नाच रही हैं, वे ऐसे नाच रही थी जैसे उस तरल जल में सीधी अनगिनत रेखाएं खींची जा रही हों। और आगे क्या बताया गया है, और उन लहरों के कारण चंद्रमा 100 चंद्रमा बनकर और तारे, एक एक तारा 100 तारे बनकर सुशोभित हो रहे थे, ऐसे सुशोभित हो रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे, लग रहा था जैसे लहरों रूपी लताओं में, लहरों रूपी बेलों में फूल खिल उठे हों, झाग रूपी फूल खिल उठे हों। और फिर आगे क्या बताया गया, फिर बताया गया कवि ने अपनी नाव को जब किनारे की तरफ मोड़ा, उस समय यानी उथले की तरफ बढ़ाया, तब जल का प्रवाह कम हो गया, नदी का प्रवाह कम हो गया, नदी का जल धीमी गति से बह रहा था। और फिर कवि ने उस समय अपनी लग्गी से पानी के गहराई को मापा और उसको मापते हुए उसकी गहराई का अनुमान लगाते हुए उत्साह और आनंद पूर्वक वो अपनी नाव को लेकर नदी के तट की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, तो जैसा कि ये समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया तो इस सेशन को लाइक कीजिए, यानी इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसमें कोताही मत कीजिए क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप हमारे लिए थोड़ा सा कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। आइए इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, शैली भावात्मक हो गई, भावों को आप समझिए। यहाँ पर रस की बात करें तो शांत है, अलंकार और छंद की बात करें तो यहाँ पर मुक्तक है।
मुक्त कविता है। अलंकार की बात की जाए तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर रा वर्ड की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास हो गया। अब इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पे देख लो अनुप्रास हो गया, यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ तक देख लिया जाए तो क्या है, तब भी अनुप्रास है। और आगे हम देखें यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आ गया है, तब कहा क्या होता है, एक ही अर्थ में भर भर आया ना, एक ही अर्थ में आता है तो क्या होता है, पुनरुक्त प्रकाश हो जाता है, यानी यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश है। तारों को यहाँ पर हार बता दिया गया, अब क्या है, रूपक है ना। और फिर आगे देखिए रेखाओं से खिंचती हैं, रेखाओं से खिंचती हैं, और यहाँ पे बताया गया वो लहरें चंचलता धारण करती हुई इधर उधर हिल रही, उनको देखने से ऐसा मालूम होता है जैसे चांदी के सांप रेंग रहे, चांदी के सांप, हाँ, सांपों सी उपमा हो गया, ठीक है। और पूरे की बात की जाए तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। शब्द शक्ति फिर कौन होगी, शब्द शक्ति यहाँ पर लक्षणा है और गुण प्रसाद है। आइए हम आपको अगले छंद की तरफ ले चलते हैं। आइए आगे देखते हैं। ज्यों ज्यों लगती नाव पार, ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर्मे आलोकित सत विचार, किसके सत विचार, कवि के मन में, है ना। इस धारा से जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। यहाँ पर कवि कहता है कि जब मैं अपनी नाव को लेकर किनारे की तरफ बढ़ने लगा, ये देखिए ज्यों ज्यों लगती नाव पार, जैसे जैसे हमारी नौका दूसरे किनारे पर जाती, पार जाती ना, दूसरे किनारे पर लगती जाती, अर्थात जैसे जैसे मेरी नौका दूसरे तट पर बढ़ती जाती, वैसे वैसे मेरे मन में, वैसे वैसे मेरे हृदय में, उर्मे हृदय में सत विचार आलोकित सैकड़ों विचार उठने लगे। क्या हुआ फिर, इस धारा से जग का क्रम, कभी सोचने लगा कि जग का क्रम, संसार का क्रम इस धारा के समान है, जैसे यह धारा निरंतर चलती रहती है। जल के एक स्थान से जल जब अपना स्थान छोड़कर आगे बढ़ जाता है तो उसका स्थान आने वाला जल ग्रहण कर लेता, फिर उसके बढ़ने पर आगे वाला जल उसका ग्रहण कर लेता है स्थान। ठीक इसी प्रकार से शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इस जीवन का उद्गम भी शाश्वत है। शाश्वत मतलब स्थायी है, चिरस्थायी है। शाश्वत है गति, इस जीवन की गति भी निश्चित है। जैसे नौका नहीं चली, जैसे ये नौका चली, जैसे धाराएं चलती हैं धीमी तेजी से, वैसे ही जीवन की भी गति रहती है। शाश्वत संगम, इस जीवन का मिलन भी शाश्वत है, मिलन होता है। जैसे ही ये धाराएं मिलती हैं ना एक दूसरे से, वैसे जीवन में मिलन भी संभव होता है। शाश्वत नभ का नीला विकास, और नभ का मतलब आकाश का नीला विकास, जो नभ का नीला विस्तार है ये भी शाश्वत है, ये हमेशा से आया है। शाश्वत मतलब हमेशा, तो हमेशा से ऐसा रहा है और रहेगा। फिर आगे शाश्वत सस का यह रजत हास, सस मतलब चंद्रमा का ये जो रजत हास है, रजत मतलब चांदी, चांदी जैसी जो हंसी है, चांदी जैसी जो उसकी मुस्कुराहट है, अर्थात जो ये चांदनी है, चंद्रमा की जो ये चांदनी है, ये भी शाश्वत है। सदैव से चमकती आई है, चमकती है, चमकती रहेगी। आगे शाश्वत लघु लहरों का विलास, और ये जो लघु लहरें हैं, छोटी छोटी लहरें हैं, इनका विलास भी, इनका ऐश्वर्य भी, इनका ऐश्वर्य, इनकी धन संपदा भी, कैसी संपदा, इनका चमचमाना ही इनकी संपदा है लहरों की। ये भी निरंतर ऐसी ही रहेंगी, चमचमाती हैं, चमचमाती रहेंगी। हे जगजीवन के कर्णधार, अब कभी अपनी भावनाओं में डूबा हुआ, डूब कर सोचता है कि हे जगजीवन के कर्णधार, हे जीवन रूपी संसार के जीवन रूपी नौका को चलाने वाले स्वामी भगवन, चिर जन्म मरण के आर पार, जन्म का सदैव मृत्यु है, मतलब जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित होती है, मृत्यु होने वाले का जन्म निश्चित होता है। ये आर पार ये चलता रहता है।
शाश्वत जीवन नौका विहार। यह जीवन नौका का विहार, जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहता है। मतलब जैसे हम नौका से विहार करने आए थे, घूमने आए थे, ठीक ऐसे ही आदमी जीवन पाता है और वो भी भ्रमण करता है। फिर मैं चलाया किनारे, वैसे वो भी किनारे चला आता है, फिर कहाँ जाता है, समझ गए होंगे। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, अरे मैं तो भावनाओं में खोया हुआ, मैं अपने अस्तित्व को भूल गया, अपने अस्तित्व का ज्ञान याद ही नहीं रहा मुझे। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसा होता है, अपने अस्तित्व को व्यक्ति भूल जाता है। ठीक कवि के साथ में ऐसा ही हुआ। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, यह जीवन का शाश्वत प्रमाण है क्या? ये जलधारा, ये जो जलधारा है ये जीवन का शाश्वत प्रमाण है। ये जलधारा करता मुझको अमृत दान, ये मुझे अमरता प्रदान करती है। ये जो जलधारा है, जीवन रूपी जलधारा, ये हमें अमरता प्रदान करती है। आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। कहा गया है जैसे जैसे कवि ने अपनी नाव को किनारे ले जाना आरंभ किया, जैसे जैसे उसकी नाव दूसरे किनारे पर जाने लगी, वैसे वैसे कवि के मन में, कवि के हृदय में सैकड़ों विचार उठने लगे कि इस जलधारा के ही समान इस संसार का क्रम भी निश्चित है। जैसे जलधारा निरंतर चलती रहती है, ये जल जब अपना स्थान छोड़ के आगे बढ़ जाता है तो उसका स्थान दूसरा जल ग्रहण कर लेता है, फिर उसके बढ़ने पर और वाला, मतलब ये क्रम निरंतर चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार से जीवन का यह उद्गम भी निश्चित है। जैसे व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके बाद में और भी अवस्थाएं और फिर अंत वाली अवस्था, आपको मालूम हो गया, ये चलता रहता है। ये जीवन की गति भी शाश्वत है। जीवन इसी प्रकार से चलती रहती जैसे जलधारा चलती है, फिर शाश्वत संगम और इसका मिलन भी, संगम भी शाश्वत है, चिरस्थायी है। किसका? जीवन का। आगे बताया गया है नभ का यानी आकाश का जो नीला विस्तार है ये भी शाश्वत है, ये भी चिरंतन है। शशि का यानी चंद्रमा की जो ये चांदी जैसी हंसी है अर्थात चांदनी है, ये भी चिरस्थायी है, ये कभी नष्ट होने वाली नहीं है। इन छोटी छोटी लहरों का जो ऐश्वर्य है, चमचमाने का, लहराने का, ये भी निश्चित है, ये भी निरंतर है, ये भी चिरंतन चिर स्थायी है। और यहीं पे भावनाओं में खोया हुआ कवि कहता है कि हे संसार की नौका को चलाने वाले, संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले, हे भगवान, जन्म लेने वाले का मृत्यु और मृत्यु होने वाले का जन्म सदैव होता है। यह जीवन रूपी नौका भी इसी प्रकार से, यह जीवन रूपी नौका इसी प्रकार से चलती रहती है, यानी जीवन रूपी नौका का विहार ऐसे ही निरंतर चलता रहता है। अरे मैं तो अपने अस्तित्व को भूल ही गया, मैं अपने अस्तित्व के ज्ञान को भुला ही बैठा। यह जो जलधारा है जीवन का शाश्वत प्रमाण है, यह मुझे अमरता प्रदान करती है। तो साथियों, जैसा कि हम आशा करते हैं आप लोगों की समझ में ये बढ़िया सा आ गया होगा। आइए हम इसके काव्य का सौंदर्य को देखते हैं। यहाँ पर भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। शैली की बात करें तो भावात्मक है यहाँ पर, और रस की बात करें तो यहाँ पर श्रृंगार है। क्या नहीं सजाया गया, क्या क्या नहीं सजाया गया, सब कुछ सजाया गया है। और छंद की बात करें तो मुक्तक है, यानी छंद मुक्त कविता है ही। फिर दूसरी बात अलंकार की बात की जाए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पार और विचार आ रहा है, पार और विचार। यहाँ पर अनुप्रास है, इससे पहले ज्यों ज्यों जैसे जैसे बताया गया है। कौन सा है? यहाँ पर उत्प्रेक्षा नहीं है। उत्प्रेक्षा क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही अर्थ में लिया गया है इन दोनों को, तो इसलिए पुनरुक्त प्रकाश है। और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस जगह पर जीवन का उद्गम ये धारा के समान बता दिया गया है, जलधारा के समान धारा सी बताया गया। संसार का जो क्रम उसको भी जलधारा के समान बता दिया गया। क्या है? यहाँ पर उपमा अलंकार है। और आगे बढ़ते हैं, इस जगह पर रूपक है, जीवन नौका, जीवन को नौका विहार बता दिया गया है। मतलब आदमी जीवन पाता है, जन्म पाता है, तो यहाँ पर भ्रमण करता और फिर चला जाता है। जैसे नाव को लेके हम भ्रमण करते हैं और फिर निकल लेते हैं, है ना। तो ठीक इसी प्रकार जीवन को नौका बता दिया गया है। ये क्या है? इस जगह पे रूपक है। और आगे बढ़ते हैं तो शब्द शक्ति यहाँ पर लक्षणा है। और एक और भी छूट गया अलंकार, जो मानवीकरण, पूरे में मानव जैसा व्यवहार दिखाई दे रहा है इस प्रकृति का। अच्छा, शब्द शक्ति लक्षणा हो गई। गुण कौन सा है? गुण यहाँ पर है माधुर्य, क्योंकि रस है श्रृंगार इसलिए।
तो साथियों, हम यह आशा करते हैं आप लोगों की समझ में गजब सा आ गया होगा, बढ़िया सा आ गया होगा। आइए हम विदा लेते हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए दूसरा कोई प्रकरण लेकर उपस्थित होंगे। जैसा कि आप लोग कमेंट कर दिया करें तो आप लोगों के हिसाब से हम उस प्रकरण को लाया करें। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं उसके बारे में तो हम अपने अनुसार जो भी चाहते हैं वो लेके आते हैं। तो आइए साथियों, चलते हैं। जय हिंद।